नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जन्म कुंडली का विश्लेषण जब हो जाता है तो सवाल आते हैं कि शादी कब होगा, नौकरी कब मिलेगी, घर कब बनेगा, यानी घटनाओं का समय पूछा जाता है, जिसके लिए हम महादशा, अंतरदशा आदि का सहारा लेते हैं। तो महादशाओं में देखना क्या क्या है, कुंडली के ग्रह को लेना होता है और दशाओं को। तो किन ग्रहों को ले सकते हैं और किस दशा से मैच करें, एकदम 100% आपको यहाँ पे दशाओं से जुड़ी हुई एक्यूरेसी मिलेगी। जैसे विवाह के लिए अब दशा देखना शुरू किए तो आम तौर पे लोग जानते हैं जो भाव का स्वामी है, जो भाव में बैठा है वही रिजल्ट देगा। लेकिन आज जो दशाओं से जुड़ा सूत्र मैं बता रहा हूं, बाद में इसी सूत्र को लोगों की कुंडली का लाइव उदाहरण लेकर के कार्यक्रम के लास्ट में आपको मिलेगा कि लाइव प्रश्न पूछ करके उनसे घटनाओं का समय बताया गया है, उदाहरण भी अच्छे से मिलेगा। जैसे विवाह का समय अगर आपको किसी का देखना है, किसी के विवाह की उम्र हो गई, उसने पूछा कि विवाह कब होगा, तो किस दशा में होगा विवाह, वह आप कैसे निकाल सकते हैं। ऐसे कुंडली के किसी भी भाव का फलादेश निकालने की टेक्निक आज आप सीखेंगे और बहुत ही आप ये मान के चलें कि यह दुर्लभ सूत्र है जो एकदम सटीकता से और दशा महादशा से पूरे कॉन्सेप्ट को कवर भी करेंगे। तो पहले मैं समझाऊंगा, उसके बाद उदाहरणों पर चलूंगा। देखिए, हम एक भाव का उदाहरण ले रहे हैं, सिर्फ विवाह भाव के उदाहरण पे मैं सारे सूत्रों को समझाऊंगा, लेकिन लगेगा यही सूत्र सभी भावों पर। तो यहाँ पर हम अपना क्वेश्चन इमेजिन कर लेते हैं कि सवाल है कि विवाह के लिए हम किस दशा को देखें, किस दशा में विवाह होगा। विवाह को मान करके मैं चल रहा हूँ, यानी 7वें भाव पर सारे सूत्रों को अप्लाई कर रहा हूँ। पहली चीज, ये सारी चीजें आपको अंतरदशा में देखनी है। महादशाएं तो काफी लंबी होती हैं, महादशाओं में भी टैली हो जाए अंतरदशाओं में तो बहुत अच्छा है, अन्यथा अंतरदशाओं में इन घटनाओं को देखना है। महादशा किसी की भी चल रही हो, अंतरदशा में ये चीजें मिलेंगी तो घटना घटित होगी। अब यहाँ पर विवाह पूछा गया कब होगा, तो विवाह के लिए किसी भी भाव के फल के लिए सबसे पहले भाव में बैठा हुआ ग्रह जो है उसको देखिए। अगर कोई ग्रह किसी भाव में बैठा होता है तो अपनी दशा अंतरदशा में उस भाव का फल अवश्य देता है। जैसे यहाँ 7वें भाव में चंद्रमा बैठा है, तो अगर अंतरदशा में कहीं चंद्रमा चल रहा होगा, ध्यान दीजिएगा, इतने सारे सूत्रों में से अगर किसी एक की महादशा मिली, जितने सूत्र हैं अभी लास्ट तक चलेंगे, और उसी में से किसी एक की अंतर दशा मिली, तो उसी समय जो है विवाह का या घटना का फलित होना आएगा। लास्ट में गोचर से टैली करा करके कंफर्म रिजल्ट निकाल लिया जाता है। तो अगर भाव में बैठा ग्रह है उसकी अंतरदशा मिले तो उस पे आपको नजर रखना चाहिए। और किसी भी भाव का जब फलादेश कर रहे हैं, जैसे विवाह के लिए चंद्रमा बैठा है विवाह भाव में, तो हमने चंद्रमा की अंतरदशा ले ली। अब अंतरदशा भी लंबी होगी, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, तो उसमें भी प्रत्यंतर दशा में जाएंगे और उस भाव के स्वामी का प्रत्यंतर लेंगे। प्रत्यंतर दशा में हमेशा भाव के स्वामी को ही लिया जाना चाहिए, फलादेश और टाइमिंग सटीक आएगी। तो भाव में बैठा ग्रह भाव का फल देगा। जैसे विवाह भाव में चंद्रमा है और मान लेते हैं चंद्रमा की अंतरदशा मौके पे चल रही है, तो जो भी समय है 2 साल, 2.5 साल, 1.5 साल, उस टाइम फ्रेम में विवाह होगा। अब कोई पूछे इसमें भी कब, तो चंद्रमा की अंतरदशा में प्रत्यंतर दशा में चले जाइए और भाव के स्वामी का प्रत्यंतर ले लीजिए। यहाँ 7वें भाव का स्वामी कौन है, बुध है। तो ये हो गया। दूसरा, अगर भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा है तो
भाव के स्वामी की अंतर्दशा में फलित हो सकता है। भाव का स्वामी यहाँ पर 3 नंबर मिथुन राशि है, तो भाव का स्वामी कौन हो गया? बुध। बुध की अंतर्दशा में घटना घटित होगी उस भाव से जुड़ी हुई, यानी यहाँ विवाह के लिए बात कर रहे हैं तो विवाह की घटना सप्तमेश बुध की अंतर्दशा में घटित हो सकती है। और फिर अगर भावेश नहीं मिल रहा है, भावेश की अंतर्दशा नहीं मिल रही है हाल फिलहाल, तो चूंकि घटना की उम्र हो चुकी है, घटना घटित होने का विचार बन रहा है, तो अगर भावेश की अंतर्दशा नहीं है तो कारक की अंतर्दशा देखनी होगी। हर भाव का कोई ना कोई ग्रह कारक होता है, तो सप्तम भाव का कारक कौन होता है? शुक्र होता है। तो शुक्र की अंतर्दशा होगी तो उस शुक्र की अंतर्दशा ले लेंगे और फिर प्रत्यंतर दशा में किसको लेंगे? भाव के स्वामी को लेंगे। तो भाव में बैठा ग्रह भाव का फल देगा, भाव का स्वामी देखेंगे उसकी अंतर्दशा कब आ रही है, भाव के कारक की अंतर्दशा कब आ रही है। जितने सूत्र हैं सब अभी जब आप कंप्लीट करेंगे तो आप उस चीज पर जाएंगे, उस नियम पर जाएंगे जहां इन सूत्रों में से एक से अधिक कॉन्सेप्ट जिस अंतर्दशा में लागू हो जाए वही पक्की बात है। हो सकता है भाव में बैठे ग्रह की अंतर्दशा चल रही हो लेकिन भावेश की अंतर्दशा कहीं भी ना हो, तो भाव में बैठे ग्रह की अंतर्दशा हो और कारक की महादशा हो, या कारक की अंतर्दशा भाव में बैठे ग्रह की महादशा, यानी 2 चीजें, इनमें से किसी एक की महादशा मिल जाएगी और किसी एक की अंतर्दशा मिल जाएगी तो भी घटना उस समय में होगी। तो ये हो गया। अब भाव में भावेश की अंतर्दशा जो कारक है, हर भाव का कारक आप जानते हैं, लगन का कारक कौन है? सूर्य है। द्वितीय भाव का गुरु है। चतुर्थ भाव के लिए अगर माता के लिए देखना है, मानसिक स्थिति के लिए, तो चंद्रमा है। सुख साधन वैभव के लिए देखना है तो शुक्र को देखना है। स्त्री की कुंडली है तो 7वें का कारक शुक्र को लेना है, और स्त्री की कुंडली है तो 7वें का कारक गुरु को लेना है, शुक्र को पुरुष की कुंडली में लेना है। अब ये हो गया। अगला क्या है? भाव पर बली शुभ दृष्टि डालने वाले ग्रह की अंतर्दशा। अब ये जैसे 7वां भाव है, अब इस 7वें भाव पर अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो, नैसर्गिक शुभ ग्रह कौन कौन से? एक तो गुरु की दृष्टि किसी भाव पे पड़ रही हो, शुक्र की पड़ रही हो, चंद्रमा बली हो यानी शुक्ल पक्ष का हो तब दृष्टि पड़े, और बुध की दृष्टि पड़े जब वह अस्त ना हो, तो भी भाव का फल उनकी अंतर्दशाओं में आ सकता है। विशेष रूप से गुरु की दृष्टि ज्यादा काम करेगी। तो अगर भाव पर किसी बली ग्रह की दृष्टि है या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है तो उसकी भी अंतर्दशा या महादशा होने पर काम हो सकता है। इसी के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो एकदम से अलग है, किसी भी भाव का फल किस समय घटित होगा यह उस भावेश के नक्षत्र में स्थित ग्रह की दशा पर भी निर्भर करता है। इस चीज को मैं समझाता हूं। जैसे यहां पर बुध की राशि है, 7वें भाव में बुध की राशि है, सप्तमेश कौन हो गया? बुध हो गया। ना तो चंद्रमा की कहीं अंतर्दशा दिख रही है भाव में बैठे हुए ग्रह की, ना भावेश की। यहां पर यह नक्षत्र वाला जो एप्लीकेशन है बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है, ध्यान से समझिए इसको। यहां पर 7वें भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है? बुध है। अब आपको यह देखना चाहिए कि पूरे 9 ग्रहों में वह ग्रह कौन सा है जो बुध के नक्षत्र में बैठा हो। बुध के नक्षत्र में यानी किसी भाव का स्वामी जो भी ग्रह है उसके नक्षत्र में जो ग्रह बैठा होगा, अगर उसकी महादशा चल रही हो या अंतरदशा में कहीं आ रहा हो तो उस समय भी घटना घटित होने का सबसे प्रबल चांस रहता है। ये नक्षत्र वाला सिस्टम जबरदस्त रूप से काम करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ धन भाव का स्वामी कौन है? शनि है, और शनि कुंडली में धन देने के लिए तैयार है, अच्छा है, तो शनि धनेश है। अब कौन सा ग्रह धन देगा? शनि के नक्षत्र में जो ग्रह बैठा होगा उसकी दशा अंतरदशा में धन भाव से जुड़ी घटनाएं हो जाएंगी। चौथे भाव का स्वामी इस कुंडली में कौन है? गुरु है, यहां पर बैठा है।
घर बनाने का सवाल है, दशा अंतरदशा देख रहे हैं, गुरु की यहाँ राशि है, तो जो भी ग्रह गुरु की राशि में बैठा होगा उसके समय में, जैसे यहाँ पर आप राहु को देखिए, राहु 11th हाउस में है, चौथे भाव का स्वामी नहीं है, चौथे पे दृष्टि नहीं है, लेकिन यही राशि चतुर्थेश गुरु के नक्षत्र में मान लीजिए है, तो यही राहु आपको घर का सुख दे देगा, बनवा देगा। घर बेचना चाह रहे हैं, मतलब जो उस समय इच्छाएं चल रही हैं उसको नक्षत्र में बैठा ग्रह पूरा करा देता है। अब इसी का रिवर्स है। अभी तो आपने यह देखा कि भावेश के नक्षत्र में जो ग्रह हो, अगला है भावेश जिसके नक्षत्र में हो। यहां पर बुध सप्तमेश था, तो बुध के नक्षत्र में जो ग्रह बैठा था वह फल दिया। अब अगला है कि बुध जिसके नक्षत्र में होगा, भाव के स्वामी के नक्षत्र में जो ग्रह है, दूसरा भाव का स्वामी जिसके नक्षत्र में है उस ग्रह की अंतर्दशा। जैसे यहां पर सप्तमेश बुध है, बुध यहां पर बैठा है, मान लीजिए बुध यहां पर शनि के नक्षत्र में है, शुक्र के नक्षत्र में है, किसी के, यानी भाव का स्वामी किसी न किसी के नक्षत्र में होगा। भाव का स्वामी जिस ग्रह के नक्षत्र में है उसकी महादशा या अंतरदशा में से कोई एक मिलना चाहिए। अब जितनी बातें बता रहा हूं ये सब प्रैक्टिस की चीज है। प्रैक्टिस हो जाने पर अभी आपको लगेगा कि इतनी सारी चीजें कैसे देखी जाएंगी। बस आपको प्रैक्टिस हो जाए, 1 से 1.5 मिनट में आपकी नजर सभी चीजों पर गुजर जाती है और आप निकाल लेते हैं कि इनमें से किसी एक की महादशा मिली और इसमें से किसी एक की अंतरदशा मिली और प्रत्यंतर दशा में भावेश को ले लिया और फल उस समय घटित हो जाता है। सिर्फ प्रैक्टिस का सवाल है और बहुत ही एक्यूरेट प्रेडिक्शन इसमें आएगा, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि दशा प्रिडिक्ट करते समय कि हम कौन सी महादशा लें। उसमें अंतरदशा के लिए तो थोड़ा सा डाउट कम रहता है, लोग भाव में बैठा ग्रह भावेश वगैरह सोच लेते हैं, लेकिन किस महादशा में कौन सी अंतरदशा लेनी है ये सब डाउट रहता है। तो इतने पॉइंट में इनमें से किसी एक की महादशा आपको अवश्य मिलनी चाहिए, इतने से किसी एक की अंतरदशा उस समय मिलनी चाहिए, प्रत्यंतर में भावेश मिलना चाहिए और गोचर वाला लास्ट में जोड़ करके 100% कंफर्म बोल सकते हैं आप, काम होगा ही होगा। तो ये भी आप समझ गए होंगे, भाव का स्वामी जिस ग्रह के नक्षत्र में बैठा होगा उसकी दशा अंतरदशा में भी घटनाएं घटित होंगी। अगली चीज, राशि तुल्य नवमांश का ग्रह जबरदस्त रूप से असर देता है यह सूत्र। ये ऊपर के तो इतने 3 सूत्र तो लगभग आमतौर पे सभी जानते हैं, नीचे के सूत्र सारे के सारे स्पेशल हैं जो गोपनीय हैं और जबरदस्त रूप से काम करते हैं। राशि तुल्य नवमांश का ग्रह, इसको कैसे अप्लाई करेंगे? जैसे यहाँ पर विवाह भाव से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि विवाह कब होगा, या फिर सवाल है विवाह हो गया है तलाक कब होगा, या कुछ भी ऐसा। संतान से जुड़ा हुआ प्रश्न है संतान कब होगा, नौकरी कब लगेगी। तो कब लगेगी मतलब एस्ट्रोलॉजर को क्या करना होता है कि कब वाले सवाल के लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है, दशा में और गोचर में, क्योंकि टाइमिंग दशा से और गोचर से ही पता चलती है। तो अब पूछा गया कि संतान कब होगा, तो इसके लिए ऊपर जितनी विधियां बताई गई वो है। फिर अगली विधि ये है, इसको भी देखते हैं कैसे अप्लाई होगा। विवाह भाव के उदाहरण के लिए समझिए, राशि तुल्य नवमांश, यहाँ पर जिस भाव से जुड़ा प्रश्न किया गया है, संतान के लिए, विवाह के लिए, नौकरी के लिए, जिस भाव से जुड़ा प्रश्न है लग्न कुंडली में उस भाव को देखिए और उस भाव में कौन सी राशि है इसे देख लीजिए। यहाँ विवाह भाव से अगर मान लेते हैं प्रश्न है कि विवाह कब होगा, तो विवाह भाव में कौन सी गिनती है, 3 नंबर, कौन सी राशि, मिथुन राशि। अब आपको यह देखना होगा कि क्या नवमांश कुंडली में मिथुन राशि में कोई ग्रह बैठा है। अगर कोई ग्रह बैठा होगा तो उस ग्रह की दशा अंतरदशा में लग्न कुंडली के इस भाव का फल मिलेगा। मैं और स्पष्ट करता हूं, जैसे इन्होंने पूछा संतान कब होगा और इसी सूत्र को अप्लाई करना है, तो ये लगन कुंडली हो गई इनकी। इस लगन कुंडली में संतान से जुड़े सवाल के लिए हम कहाँ आएंगे, पंचम भाव पर आएंगे।
पंचम भाव में कौन सी राशि है? मेष राशि है, 1 नंबर की राशि है। अब यह मेष राशि नवमांश कुंडली में देखिए कि कहां है और उसमें कौन सा ग्रह बैठा है। नवमांश कुंडली में मेष राशि में कौन सा ग्रह बैठा है? कुछ स्थितियां होंगी कि कोई ग्रह नहीं होगा तो छूट जाएगा। अगर कोई ग्रह बैठा है तो वह ग्रह जब दशांतर दशा में आएगा तो लगन कुंडली के पंचम भाव से जुड़ी घटनाएं कराएगा। ऐसे चतुर्थ भाव में 12 नंबर की गिनती है, मीन राशि है, घर बनाने या गाड़ी खरीदने का सवाल है, तो इस सूत्र को अप्लाई करेंगे तो नवमांश कुंडली में देखेंगे कि 12 नंबर की गिनती पर कौन सा ग्रह बैठा है। जो ग्रह बैठा होगा उसकी दशा अंतरदशा में चतुर्थ भाव से जुड़े हुए फल आएंगे। और आपको इसके पहले भी बताया हूं कि ग्रह कभी कभी क्या होता है, शुभ होता है और कभी कभी क्या होता है, पीड़ित होता है। जब पीड़ित ग्रहों की अंतरदशाएं आती हैं तो भाव से जुड़े हुए अशुभ फल मिलते हैं, और जब शुभ या बली ग्रहों की दशाएं आती हैं तो भाव से जुड़ा हुआ अच्छा फल मिलता है। इस पे अगले किसी क्लास में सिखाऊंगा कि मान लीजिए चौथे घर के स्वामी की दशाएं आई तो वह फल चौथे भाव से जुड़ा अच्छा ही करेगा कि बुरा कर देगा, क्योंकि चौथा भाव परिवार का है। हो सकता है परिवार जोड़ने के बजाय परिवार तोड़ दे, गाड़ी आने के बजाय गाड़ी लड़ जाए, भिड़ जाए, तमाम सारी घटनाएं हो सकती हैं। तो कब शुभ मिल सकता है, कब अशुभ, यह निर्भर करता है कि जो ग्रह मौके पे दशा में चल रहा होगा वह पीड़ित निकल के आ रहा है ओवरऑल कुंडली में कि बली या शुभ निकल के आ रहा है, इस पे निर्भर करता है। तो राशि तुल्य नवमान समझ गए होंगे। दूसरा, वर्ग कुंडली के लग्न का ग्रह। हर कुंडली के लिए लगन कुंडली में जितने भाव हैं सबके लिए अलग से एक सेपरेट कुंडली बनती है, जिसको वर्ग कुंडली या डिविजनल चार्ट्स बोलते हैं। जैसे ये दसम भाव है आपका कुंडली का, लग्न कुंडली का दसम भाव। क्या देखते हैं? कैरियर। तो दसम भाव के लिए वर्ग कुंडली कौन सी अप्लाई होती है? D10 दशमांश। ये 7वां किसका है? विवाह का। इसके सपोर्टिंग जो डिविजनल चार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? D9 नवमांश। इसी के साथ साथ ये पंचम संतान देखते हैं तो संतान के लिए कौन सी वर्ग कुंडली होती है? D7 सप्तमांश। तो मान लीजिए दसम भाव से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि कब होगा, यह चीज कब होगी। द कैरियर से जुड़ा है, प्रमोशन से जुड़ा है, ट्रांसफर से जुड़ा है, तो उसके लिए इन सारी चीजों के प्रयोग के साथ साथ जिस भाव से जुड़ा हुआ प्रश्न है उस भाव से संबंधित वर्ग कुंडली को जाइए। दसम भाव से जुड़ा है तो दशमांश में जाइए और दशमांश D10 कुंडली के लगन में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है उसकी महादशा या अंतरदशा में से कोई एक मिल जाए। जैसे विवाह के लिए ही है। अब विवाह के लिए हमें भाव में बैठे ग्रह की दशा नहीं मिली, भावेश नहीं मिला, कारक नहीं मिला, मतलब इसमें से कोई एक मिला है, अभी ज्यादा पॉइंट्स नहीं मैच हुए हैं। तो अगला पॉइंट क्या बनता है? विवाह के लिए नवमांश कुंडली देखते हैं। तो नवमांश कुंडली के लगन में देखिए क्या कोई ग्रह बैठा है। अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है तो उसकी महादशा या अंतरदशा प्रत्यंतर में कहीं मिलने पर 7वें भाव से जुड़ी हुई घटना घटित हो सकती है। जैसे संतान के लिए पूछा गया तो D7 देखते हैं। D7 के लगन में बैठा हुआ ग्रह जो होगा वह कुंडली के पंचम भाव के फल को देने का प्रयास करेगा। अब उसमें भी बलाबल देख लेते हैं। हो सकता है कहीं कहीं 2-2, 3-3 ग्रह लगन में बैठे हों, उसमें कोई ग्रह अस्त होगा तो वह फलित नहीं कर पाएगा, सिर्फ प्रयास लगा के छोड़ देगा, रिजल्ट नहीं आ पाएगा। जो ग्रह लगन में बैठा होगा वर्ग कुंडली के उसमें से जो बली होगा उसका प्रयास सफल हो जाएगा। अगला, वर्ग कुंडली का लग्नेश। बहुत दमदार चीज ये सूत्र है। एक तो हो गया वर्ग कुंडली के लगन में ग्रह बैठे हैं उनको देखना है। दूसरा, इसी प्रकार से वर्ग कुंडली में जो ग्रह लग्नेश होता है वह अपने भाव से जुड़ा हुआ फल लगन कुंडली में करता है। जैसे अब यहां पर चतुर्थ भाव है,
चतुर्थ भाव से हम भूमि, भवन, वाहन वगैरह भी देखते हैं, विदेश यात्रा भी देख सकते हैं, देखते हैं। किसी का सवाल है यात्रा से जुड़ा हुआ या जगह परिवर्तन से जुड़ा हुआ, इतने सारे सूत्र देख सकते हैं। लेकिन अगर वर्ग कुंडली में जाएं तो चतुर्थ भाव से जुड़ा हुआ वर्ग कुंडली कौन सा होता है? चतुर्थांश होता है। चतुर्थांश कुंडली के लगन में बैठा हुआ ग्रह इस भाव का फल कर सकता है, या चतुर्थांश कुंडली का जो लग्नेश होगा वो भी इस भाव का फल कर सकता है। अब जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो इतनी सारी चीजों में से आपको 1 से 1.5 मिनट बिना पेन के, बिना पेपर के देख के ही समझ में आ जाएगा कि हाँ मुझे कौन कौन सी दशाएं लेनी है। अब मान लीजिए इन्हीं सूत्रों को मैं सप्तम भाव पे अप्लाई कर दिया, मुझे इस ग्रह की महादशा मिल गई और इसकी अंतरदशा मिल गई। जब आप इतना देखिए, घटना तो जीवन में होगी, ये सबको पता है, आपको भी पता है। टाइम उसका एक्यूरेट करना है तो पैरामीटर है। जब आप इतने पैरामीटर को लगाएंगे तो आपको निकल के आएगा कि इनमें से किसी न किसी एक की मिलेगी आपको क्या? महादशा। इनमें से किसी न किसी एक की मिलेगी अंतरदशा। और भावेश, जिस भाव से जुड़ा प्रश्न है उसी का प्रत्यंतर लेना होता है। इतनी सारी चीजें मिलेंगी। अब इसमें और भी कंफर्मेशन करने के लिए, मान लिया कि विवाह से जुड़ा हुआ मुझे 2 पॉइंट मिल गया, एक तो ये वाला मिल गया और एक मिल गया भाव में बैठा हुआ ग्रह, चंद्रमा की अंतरदशा है, और दूसरा भावेश जिसके नक्षत्र में है, यानी बुध जिसके नक्षत्र में है। शनि के मान लिया था मैं, शनि मान लेता हूं, शनि की महादशा मिल गई, चंद्रमा की अंतरदशा मिल गई। अब विवाह का टाइम हो गया। अब इसमें भी और श्योरिटी के लिए क्या करिए, जो समय निकल के आया है महादशा और अंतरदशा से, उस समय की गोचर कुंडली खोलिए। गोचर कुंडली क्या होती है? जैसे मान लीजिए आज यह कार्यक्रम आप 2024 में देख रहे हैं और घटना का जो समय निकल के आया है आपके अनुसार वो 2025 का निकल के आया है। तो आप देखिए 2025 की कुंडली बना लीजिए, किसी महीने की, जब अंतरदशा जितने टाइम की हो रही है उसी समय की कुंडली निकाल लीजिए। 2025 का निकाल लिया जैसे, तो 2025 में देखिए जिस भाव से जुड़ा प्रश्न है, मान लिया विवाह भाव से जुड़ा है, तो क्या गोचर में कहीं विवाह भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है? ये जो महादशा निकल के आई और जो अंतरदशा निकल के आई है, जो अंतरदशा की टाइमिंग है, उतने टाइम में जब भी विवाह भाव पर या उस जिस भाव का फलादेश कर रहे हैं उस संबंधित भाव पर गुरु की दृष्टि गोचर में पड़ जाए या भावेश पर गुरु की दृष्टि पड़े, यहां भाव सप्तम है, भावेश कौन है? बुध है। तो जो समय शनि में, चंद्रमा में हमने इनका विवाह फिक्स किया, अब चंद्रमा की अंतरदशा ज्यादा है, 2 साल की है, उससे ज्यादा की है, तो हमें देखना पड़ेगा कि अब इस 2 सालों में भी कहा, तो एक तो सप्तमेश के प्रत्यंतर में चले जाइए। दूसरा, जब चंद्रमा की अंतरदशा चल रही है उस समय में जब गोचर में गुरु की दृष्टि 7वें भाव पर या 7वें भाव के स्वामी पर जाएगी, वह समय और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। गोचर मतलब ये जो हमारी कुंडली है ना, ये भी गोचर था। जिस समय हम पैदा हुए थे उस समय का गोचर हमारी कुंडली बन जाती है। जब हम पैदा हुए तो जो ग्रह जहां था वहीं थोड़े रुक जाएगा, वो तो हमेशा चलता रहेगा। तो आगे चल गोचर, जन्म के समय का गोचर कुंडली होती है और वही ग्रह जब आगे चलते रहते हैं तो वही गोचर कहलाता है, जिसको टैली करना होता है। आप ये समझिए कि ये दशा और महादशाओं से जुड़ा हुआ आपको पूरा खजाना दे दिया हूं, अप्लाई करिएगा। इसकी सटीकता, एक्यूरेसी बहुत ही अधिक है और कहीं भी अप्लाई करेंगे फलादेश आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब अगली चीज क्या सीखना है कि जो फलादेश निकल के आएगा, हमेशा फल शुभ ही नहीं होते, हमेशा विवाह होने की ही बात नहीं रहेगी, कभी विवाह टूटने की भी बात रहेगी, हमेशा घर खरीदने की बात नहीं रहेगी, बेचने की नौबत भी आ जाएगी, हमेशा धन आने की ही बात नहीं रहेगी, कर्ज में डूबने की भी बात हो सकती है। यानी भाव से जुड़ी हुई घटनाएं
प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। यह निर्भर करेगा कि उस भाव पे कितना शुभ या अशुभ इन्फ्लुएंस है। जिसकी दशा है वह शुभ प्रभाव यानी बली है कि पीड़ित है, निर्बली हो रहा इस पर। इसके लिए हम आपको अलग से समझाएंगे। तो दशाओं का प्रयोग कैसे करना है यही अब हम कुछ उदाहरण कुंडलियों से सीखेंगे। रश्मि जी, आप हमको बताइए अपना बर्थ डिटेल और जी किस सर। साल विवाह हुआ था ये। फिर उस चीज को हम तलाश कैसे कर रहे हैं ये आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। बताइए अपना डेट ऑफ बर्थ तो। 16 अगस्त, 16 अगस्त हम्म, 1978। समय। समय सुबह की 6:50 मॉर्निंग के। बर्थ प्लेस। मुजफ्फरपुर, बिहार। अब आपका विवाह किस साल हुआ था ये बताइए। 2003 में। डेट ऑफ बर्थ आप लोगों के सामने है, 2003 में इनका विवाह हुआ था। तो 2003 में विवाह होना कैसे संभव हुआ ये हमें देखना है। जितने सूत्र बताए गए थे अभी सब अप्लाई किए जाएंगे। दशा पे सीधे चलेंगे, 2003 में कौन सी दशा चल रही थी ये हमें देखना होगा। इसमें आप जब दशा का अवलोकन करेंगे तो 3 स्टेप में चलेंगे। महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, ये 3 चीजें देखनी होंगी। प्रत्यंतर के बाद अंदर नहीं जाने की जरूरत रहती है, बहुत बहुत कम केस में। तो 2003 में क्या महीना भी याद है लगभग कौन सा था? नवंबर, 25 नवंबर सर। नवंबर के आसपास का हमें प्रत्यंतर भी ले लेना है। उस समय इनकी यही दशा चल रही थी, राहु की महादशा में, राहु की अंतरदशा में। कौन सा नवंबर 2003 बताई है? हाँ सर, नवंबर 2003, 25 नवंबर। ठीक है, नवंबर 2003 की दशा को हम मार्क करेंगे। ये चल रहा था राहु में शनि। अगस्त 2003 से जनवरी 2004, इसी बीच में इनका विवाह हुआ है। विवाह हम कहाँ से देखते हैं? सप्तम हाउस से। 7वें भाव से। इसमें कौन कौन सा ग्रह प्रभाव देगा? 7वें भाव से हम विवाह का होना देखेंगे तो एक तो 7वां भाव देखेंगे। भाव देखने से मतलब क्या हुआ कि भाव में अगर कोई ग्रह बैठा है तो उसे लेंगे, भाव के स्वामी को लेंगे। भाव पे अगर कोई ग्रह दृष्टि डाल रहा है तो उसे लेते हैं। किसी भी भाव को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं? भाव में बैठा ग्रह, भाव का स्वामी, भाव पे दृष्टि डालने वाले ग्रह, भाव का जो स्वामी है उसके नक्षत्र में जो ग्रह बैठा होगा, या भाव का स्वामी जिसके नक्षत्र में बैठा होगा। और विवाह के लिए हम कौन सी कुंडली देखते हैं? नौमा। नवमांश। लग्न के साथ साथ क्या देखते हैं? नवमांश। तो पहले मैं मार्क कर रहा हूं कि विवाह के लिए कौन कौन से ग्रहों को देखना है। एक तो 7वां भाव हो गया, 7वें भाव का स्वामी कौन हो गया? शनि। यहाँ देखिए जब इनका विवाह हुआ है ना तो देखिए प्रत्यंतर दशा में शनि था, क्योंकि ये विवाह भाव का स्वामी है तो कहीं ना कहीं ये मिलेगा। प्रत्यंतर राहु की महादशा में, राहु की अंतरदशा में शनि का प्रत्यंतर यहाँ पे देखिए दिख रहा है। अब राहु की महादशा राहु के अंतर में हुआ है, राहु का कनेक्शन है वो कैसे देखेंगे? चलिए देख लेते हैं। नवमांश कुंडली भी साथ में रख लेते हैं। एक काम और करते हैं, ये जो शनि है यह किस ग्रह के नक्षत्र में है इसको भी इसी समय नोट कर लीजिए। शनि किसके नक्षत्र में है? केतु के। तो केतु भी विवाह की घटना के लिए उत्तरदायी होगा। दूसरा, 7वें भाव का स्वामी कौन है? शनि है। तो उस ग्रह को भी नोट कर लीजिए जो शनि के नक्षत्र में हो। केतु शनि के नक्षत्र में है, शनि केतु के है, केतु शनि के है। तो ये केतु 2 बार है। ठीक, इतना हो गया हमारा लग्न कुंडली में। ठीक, अब हमको नवमांश भी देखना होगा। नवमांश कुंडली के लिए भी शायद कल लिखाया गया था कि जिस घटना को देखना है उस वर्ग कुंडली को भी देखना पड़ेगा। गोचर भी देखते हैं। गोचर कैसे अभी देखेंगे, अभी बता रहा हूँ। देखिए इनका विवाह राहु की महादशा, राहु की अंतरदशा में हुआ है। राहु कुंडली में द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। अच्छा, विवाह के लिए ये एक अलग सिस्टम भी लागू होता है। विवाह देखने के लिए सिर्फ नोट करिएगा, विवाह में गुरु और शुक्र
की दशा अंतर दशा हो या गुरु शुक्र, गुरु और शुक्र सातवें भाव को भले ही प्रभावित ना करें, ना सातवें में हो, ना सातवें के स्वामी हो, ना सातवें को देखें, तो भी गुरु और शुक्र विवाह करवाते हैं। शुभ ग्रह है ना, तो शुभ ग्रह जीवन में शुभ घटनाओं को घटित करवाता है। कल आपको एक चीज लिखाई गई थी, जरा जोर डालिएगा दिमाग पे। राशि तुल्य नवमांश लिखाया गया था कि नहीं? राशि तुल्य नवमांश बताए थे। कोई भी ग्रह नवमांश कुंडली में जिस राशि में बैठा है, वह राशि लगन कुंडली में जहां होगी उसका भी फल दशा में मिलता है। लिखाया गया था कि नहीं? देखिए खोल के, जितनी बातें लिखाया हूं वो एकदम अकाट्य है, परफेक्ट है, मिलेगा। अब देखिए कमाल ग्रहों का। राहु नवमांश कुंडली, नवमांश से विवाह का देखते हैं। राहु नवमांश कुंडली में किस गिनती पर बैठा है, किस राशि में? 11 नंबर पे है कि नहीं? कुंभ पे, कुंभ पे है ना। और यह कुंभ राशि सातवें भाव में है लग्न कुंडली में कि नहीं है? इसी को राशि तुल्य नवमांश बोलते हैं। कोई भी ग्रह कुंडली में नवमांश में जिस राशि में है, कोई भी ग्रह, वह राशि लगन कुंडली में जहां पड़ती है उस भाव का फल वह ग्रह अपनी दशा में देगा। इनकी राहु की महादशा, राहु की अंतरदशा, और राहु में विवाह क्यों हुआ? लगन कुंडली देखिए, ना राहु सातवें में है, ना सातवें पे दृष्टि डाल रहा है, ना सातवें के स्वामी शनि के नक्षत्र में है, लेकिन राहु की दशा में विवाह हुआ, क्योंकि राहु नवमांश कुंडली में सातवें भाव की राशि में ही बैठा है। यहाँ भी कुंभ है, यहाँ भी कुंभ है, तो इसलिए सातवें भाव की पुष्टि हो गई राहु से। और चूंकि शनि सप्तमेश है, तो कहीं ना कहीं अंतरदशा प्रत्यंतर में सातवें भाव का स्वामी आएगा, तो यहाँ पे शनि भी आ गया। इनके विवाह की घटना का होना दशा से आपको मिल गया। रश्मि जी, बात समझ में आई कुछ कि राहु की दशा में विवाह क्यों हो रहा है? जी सर, क्योंकि मांस कुंडली में राहु वहां पर मेरे ना विवाह विवाह भाव वाले राशि में बैठा है, लगन कुंडली के विवाह भाव वाले। अब एक काम करिएगा, गोचर कैसे देखते हैं? सबके पास अपनी मोबाइल होनी चाहिए। एवरीवन पिकअप योर मोबाइल फोन। कुंडली का कोई ना कोई सॉफ्टवेयर होगा, किसी सॉफ्टवेयर का ऐप का नाम नहीं ले रहा है, सबके पास कोई ना कोई होगा मोबाइल में ना। अब एक काम करिए, कुंडली खोलिए, जब इनका विवाह हुआ है उस तारीख की, उस समय का गोचर देखना है हमें। नवंबर 2003 की कुंडली बनाइए, नवंबर 2003। कोई भी, चलिए एक तारीख, सब लोग एक तारीख लेंगे। 22 नवंबर 2003 सब लोग लीजिए। 22 नवंबर 2003, मतलब लेने को कोई भी तारीख उस महीने में लीजिए, लेकिन सब लोग एक ही तारीख लेंगे तो अभी मेरा बताना ज्यादा समझ में आएगा। दोपहर के 12 बजे का समय ले लीजिए सब लोग, और दिल्ली स्थान ले लीजिए। लगभग पूरे भारतवर्ष में एक जैसे गोचर रहते हैं, दिल्ली ले लीजिए। गोचर देखना भी साथ साथ अभी आप सीख जाएंगे। 22 नवंबर 2003 दोपहर 12 बजे दिल्ली की कुंडली खुली। ये जो कुंडली खोल रहे हैं ना आप, ये 22 नवंबर 2003 को 12 बजे कौन सा ग्रह कहाँ था यही लिख के आएगा। जब जन्म कुंडली बनाते हैं किसी की डेट ऑफ बर्थ से, तो इसका मतलब क्या होता है कि जब उस व्यक्ति का जन्म हुआ तो कौन सा ग्रह कहाँ किस राशि में था, यही तो होता है। तो जब विवाह हुआ उस समय की कुंडली बनाएंगे तो पता चलेगा उस समय कौन सा ग्रह कहाँ था। वंदना जी, एक सूत्र अब याद करिएगा सब लोग, ये सूत्र हमेशा लागू होता है गोचर में किसी भी घटना के लिए, विवाह, संतान, घर, सबके लिए। पहले दशा से जब आप मिला लेंगे और आपको मिल गया संकेत, दशा में मिल गया संकेत ना, राहु मिल गया, शनि मिल गया, प्रत्यंतर में दशा से मिल गया। अब इसको और अधिक कंफर्म करने के लिए गोचर देख लेना चाहिए। जो आपने कुंडली खोली है अभी जो बोला हूं, उसमें बताइए बृहस्पति किस राशि में है? रश्मि जी बताइए, बृहस्पति किस राशि में है? सर अष्टम भाव में। भाव नहीं, राशि बताइए, किस गिनती पे लिखा है? सर गिनती है 5 सर। 5। 5 मतलब सिंह। सिंह में। जब इनका विवाह हुआ है उस समय गुरु कहाँ था? सिंह राशि में। सिंह राशि इनकी कुंडली में जहां हो वहीं पर गुरु को लिख दीजिए।
जब गुरु सिंह राशि में था उस समय तो इनकी कुंडली में कहाँ गोचर कर रहा था, यहाँ पे लगन में ही तो इनकी सिंह राशि है। ध्यान जी दीजिएगा, गोचर के ग्रह को कहाँ फिट कर रहे हैं, कुंडली पे। अगर गुरु उस समय वृश्चिक राशि में रहता तो हम गुरु को इनकी कुंडली में यहाँ गोचर कर रहा होता। ग्रहों के गोचर को सेट कैसे करते हैं, जिस समय का गोचर देखना है खोल दीजिए उस समय की कुंडली। 2005 का खोलना हो, नवंबर 2005, तो 22 नवंबर 2005 डाल दीजिए। कौन सा ग्रह उस कहाँ है जान लीजिए। फिर उसके बाद जिस व्यक्ति की कुंडली देख रहे हैं उसी पे रख दीजिए। बृहस्पति उस समय सिंह राशि पे था तो यहाँ हो गया। अब जरा बताइए, उस समय गोचर का बृहस्पति जो सिंह राशि पे था, क्या इनके कुंडली के 7वें भाव को देख रहा था कि नहीं देख रहा था? देख रहा था। सूत्र लिखिए पहले, दशा महादशा और अंतर दशा के मिलान के साथ साथ गोचर के दौरान बृहस्पति जिस भाव को देखे या भाव के स्वामी को देखे तो उस गोचर के दौरान उस भाव से जुड़ी घटनाएं होती हैं। अब देखिए, उस समय जो था बृहस्पति यहीं पर था और इनके 7वें भाव को भी देख दिया तो बात और पक्की हो गई। मान लीजिए बृहस्पति उस समय गोचर में इनके 7वें भाव को ना देखता बल्कि शनि को गोचर में देखता तो भी यही घटना होती। उस समय शनि कहाँ था, उस समय शनि मिथुन राशि पे था तो गुरु की दृष्टि शनि पर तो नहीं थी लेकिन 7वें भाव पर थी। मान लीजिए 7वें भाव पर ना होती दृष्टि और गुरु यहाँ तुला राशि में होता, उस समय यहाँ होता तब तो 7वें भाव को भी देखता और 7वें भाव के स्वामी को भी देखता, तब बात और पक्की हो जाती। सर, आपने तो पूरा बता दिया कि कैसे कैसे, मतलब पूरा है ना, पूरा बैकग्राउंड पूरा याद आ रहा है कि हाँ, उस समय मेरी है ना दादी लोग बोलती थी कि है ना गुरु की दृष्टि पड़ रही है, अच्छा संजोग पड़ रहा है, वही आपने बोला जस्ट। क्या उस समय कुछ माता की तबीयत भी खराब हुई थी? हाँ सर, हुई थी। मम्मी की तबीयत थोड़ी खराब होती थी, हम लोग सोचते थे तबीयत में ये हो रहा है कि हो सकता है हैट्रिक हो रही है, कामों की तो हो रही होगी। ये हो गया आपकी कुंडली से। ठीक, अब दूसरा उदाहरण लेते हैं। देखिए, अब आप लोग सोचेंगे गुरुजी यहाँ पर तो आप किसी का पूछ के बता रहे हैं। देखिए, जब आपके पास सवाल आएगा ना, वैभव जी, मान लीजिए वैभव जी कुंवारे हैं, अभी शादी नहीं हुई है और आज इन्होंने सवाल पूछा कि गुरुजी विवाह कब होगा, तो हम क्या करेंगे? आज जब ये पूछेंगे तो आज से लेकर के अगले 2-4 वर्षों में कौन सी दशा चल रही है वो देख लेंगे और जितने सूत्र लिखाए गए हैं उसको टैली करेंगे कि विवाह भाव को कौन कौन सा ग्रह प्रभावित कर रहा है। आज प्रश्न किए, आज की दशा से लेकर के अगले 2-3-4 वर्षों तक का देखेंगे, 10 वर्षों तक का भी देखेंगे। फिर देखिए, जब आप कुंडली देखेंगे तो हमेशा आपको गोचर याद होना चाहिए। 2003 का गोचर तो नहीं याद था, पुराना हो जाता, छूट जाता, लेकिन करंट का गोचर आपको हमेशा याद रहे। करंट के शनि बृहस्पति राहु केतु 4 ग्रहों का गोचर तो आपको याद रहे कि कब ये ग्रह किस राशि में आए हैं और कब तक रहेंगे। ये कठिन काम नहीं है, आसान है। डीएन पांडे जी, आपने घर कब लिया था या घर कब बनवाया था? गुरुजी, इस वर्ष हम जो है फ्लैट वो बुक कराया, हमने लेने वाले हैं। बुकिंग करा लिए हैं, पैसा दिए हैं? हाँ हाँ, बुकिंग करा दिए हैं। ये हमने कराया था 21 जून को, 21 जून 2024 को। 21 जून 2024 को 2023 को, इन्होंने 2023 जून 2023 में 21 जून इनके जीवन में जमीन से या मकान से जुड़ी घटना हो रही है। सब लोग नोट करिए, जून 2023, 21 जून 2023 को अब हम अपने उसी पैरामीटर पे मापेंगे। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 28 जून 1965, 28 जून 1965, समय 2 PM, 2 बजे दोपहर में, 14 बजे। जन्म स्थान वाराणसी। वाराणसी, उत्तर प्रदेश। कुंडली चेक करिए, यही है तुला लगन। जी जी। अब हम जून 2023 की दशा पे चलेंगे, तो दशा मैं सम्मुख ला रहा हूँ, मार्क मैं कर रहा हूँ दशा को। सबसे पहले
इन्होंने जून 2023 में बुध की महादशा, कितना जून बताए हैं? 21 जून को। 21 जून को बुध की महादशा में, बुध की अंतरदशा में शनि का प्रत्यंतर चल रहा था और 21 अक्टूबर 2023 तक था। इसी बीच में इन्होंने बुकिंग की है। जी शिवेंद्र तिवारी जी 21 को लिए हैं, तो ये 4 जून 2023 से शनि का प्रत्यंतर शुरू हुआ था और 21 अक्टूबर 23 तक था। तो टाइम फ्रेम यही बना ना, दशा वाला। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, 3 स्टेप में लेना है दशाओं को। अब चलिए, प्लाट इन्होंने लिया तो इसके लिए हम किस भाव पे जाएंगे? प्लाट लेना, जमीन लेना, फ्लैट की बुकिंग करना, फ्लैट लेना, गाड़ी लेना, ये सब कुंडली का चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव। एक तो ये हो गया। दूसरा, भाव के साथ साथ फिर भाव के स्वामी को लेंगे। फिर क्या लेंगे? भाव में बैठा ग्रह, भाव का स्वामी, भाव पे दृष्टि डालने वाला ग्रह कौन सा है? बुध। बुध दृष्टि डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है? जी जी फिर और स्टेप आगे जाएं तो ये चतुर्थ भाव में कौन सी गिनती है? 10 नंबर। जी नवमांश कुंडली में जो ग्रह 10 नंबर पे होगा वो भी फल इस भाव का देगा। नवमांश में 10 नंबर यानी मकर राशि पे कौन कौन है? केतु और सूर्य जी है ना। जी अब नक्षत्र वगैरह भी देख सकते हैं, लेकिन इतने में ही अभी जजमेंट बन जाएगा, अब उतना नहीं जाऊंगा मैं। देखिए, इनकी बुध की महादशा, बुध की अंतरदशा चल रही थी, तो बुध चौथे भाव को देख रहा है ना। तो बुध चौथे भाव को देख रहा है, इसलिए बुध की महादशा, बुध की अंतरदशा, और प्रत्यंतर में शनि है जो कि चौथे भाव का स्वामी ही है। तो यहाँ तो बड़ी आसानी से मिल गया। अब इनको ये मकान मिलेगा कब तक, कैसे क्या होगा? इधर जो बुध में केतु चल रहा था, ये भी घर वाला योग था, क्योंकि बुध यहाँ चौथे भाव को तो देख रहा और केतु नवमांश कुंडली में चौथे भाव की राशि में है। शुक्र भी वही काम कर रहा है, शुक्र भी चौथे भाव को देख रहा है। तो इन्होंने प्लाट बुकिंग इसलिए इस समय में करवा लिया है। तो यहाँ पे दशाओं से हमें पता चल गया। अब थोड़ा और देखते हैं कि आगे कब तक मिल सकता है। बुध में केतु बीतेगा जब, ध्यान दीजिएगा, बुध में केतु का अंतर कब तक है? बुध की महादशा, केतु की अंतरदशा। केतु भी दे रहा क्योंकि चौथे भाव की राशि में, नवमांश में है। बुध में केतु की अंतरदशा खत्म हो जाएगी 18 अगस्त 2024 को। फिर कौन आ जाएगा? बुध में शुक्र प्रबल हो जाएगा, क्योंकि बुध भी देख रहा है, शुक्र भी देख रहा है। अक्टूबर के बाद से इनको फ्लैट मिल जाए, इस काम में तेजी आ जाएगी। और ये उम्मीद कर सकते हैं, ये जब बुध में शुक्र बीतेगा उसके पहले देके चला जाएगा, जून 2027 तक है। अब लंबा समय हो गया। इसमें भी कब मिलेगा? जब गोचर का बृहस्पति चौथे भाव को या चौथे भाव के स्वामी शनि को देखेगा। अब से लेकर के 2027 तक के बीच में हमको लग रहा है, जब बृहस्पति आएगा कर्क वगैरह में, तो पक्के रूप से मिल जाएगा, या तो जल्दी ही मिल जाएगा। क्या स्थिति है? 2-4-6 महीने में मिलने का है कि समय लिया है उसने, साल 2 साल का? नहीं, अगले वर्ष तक वो दे देंगे, मई तक। बस वही दिख रहा, क्योंकि अभी बृहस्पति वृषभ पे आएगा, तब इनके चौथे भाव पे दृष्टि भी डाल देगा। यानी अगले बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने के साथ साथ आपको मिल जाएगा। चलिए, यहाँ से दिख गया। अब आप लोग इसी प्रकार से जजमेंट करेंगे, बाद में वीडियोस को और देखिएगा। अब दूसरी कोई घटना लेते हैं किसी दूसरे के लिए। शिवेंद्र जी, आपके पास में संतान है? जी पंडित जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए और कब संतान हुआ? मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1 अप्रैल 1993। 1 अप्रैल 1993। जी। समय? और जी, समय 12:07। दिन में कि रात्रि में? दोपहर में। 12:07। जन्म स्थान? नागपुर, नागपुर महाराष्ट्र। जीवन की किसी भी घटना को बता दीजिए जिसके बारे में संतान। विवाह का तो एक ले लिए, अब वही लेंगे तो हो जाएगा। विवाही घर का भी पंडित हो जी, गया। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना कि कोशिश मैंने पूरी कर डाला हूँ, मैंने 2-3 पंडितों को भी पूछ लिया हूँ, लेकिन वो मेरे विवाह का बता नहीं पाए। डेट कोई बता नहीं पा रहा है। इवन मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि कैसे वो ग्रह और कहाँ से वो ग्रह चलिए रिलेट कर रहे हैं। बताइए, विवाह कब हुआ था बताइए।
विवाह हुआ था 3 मई 2022। 3 मई 2022 के डेटा पे जी चलेंगे हम लोग। ये देखिए, दो चीजें होती हैं भैया। जब आपको जी क्लास में पढ़ाया जाएगा ना, तो हम डाटा लेके बोलेंगे, इसको रिवर्स इंजीनियरिंग बोलते हैं। जी इसी चीज को आप रिवर्स करके, यही चीज जब जातक आएगा आपके पास प्रश्न पूछने के लिए, तो आप यही चीज करंट के लिए अप्लाई करिएगा। अभी यही चीज हम बिना इनसे पूछे अगर ढूंढने जाएंगे ना, तो हमको 30 30 40 40 मिनट लगेगा बैक में जा करके ढूंढने पे, क्योंकि तब मैं सही बैक बात। टू बैक एक एक अंत, उतना समय नहीं है। और अगर करंट में पूछा जाता है तो करंट की दशा गोचर वो तो तुरंत मिल जाता है। तो इसी चीज को आप रिवर्स इंजीनियरिंग करना है आपको। जी तो चलिए इनके डेटा पे चलते हैं। कौन सा साल महीना आपने बताया? 3 मई 2022। 3 मई 2022। जी, अक्षय तृतीया का दिन था। बुध में चंद्रमा का अंतर चल रहा था। मैं मार्क कर जी दे रहा हूं दशा को। ये टाइम फ्रेम था। ठीक है। बुध की महादशा, चंद्रमा की अंतरदशा। विवाह से जुड़ा प्रश्न है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले विवाह भाव को मार्क कर लिए। विवाह भाव में कोई ग्रह बैठा होता तो हम उसे लेते। विवाह भाव का स्वामी गुरु है, इसे लेंगे। विवाह भाव पे दृष्टि डालने वाला ग्रह मंगल है, और कोई ग्रह नहीं है। विवाह का कारक शुक्र होता है, इसे भी लेंगे। गुरु और शुक्र तो विवाह के मामले में लेना ही है, भले वो स्वामी हो, देखें या ना देखें। अगला, इनके विवाह भाव में कौन सी गिनती है? 9 नंबर। 9 नंबर है। नवमांश कुंडली में जो ग्रह 9 नंबर पे होगा उसे मार्क कर लेंगे। और एक चीज यहाँ पे एक्स्ट्रा चलेंगे। एक सूत्र लिखाया गया था, जैसे सप्तमांश से क्या देखते हैं? संतान। ये संता। बहुत तगड़े से लागू होती है, ये बात गंभीरता पूर्वक सुनिए। ये बात बहुत तगड़े से लागू होती है, आप प्रैक्टिकल करेंगे जब तो बहुत बार देखेंगे। सप्तमांश से संतान, किसी भी वर्ग कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? लग्न। लग्न उस वर्ग कुंडली की क्या है? जान है। संतान के लिए सप्तमांश के लगन में जो ग्रह बैठा होगा या जो लग्नेश होगा, वो संतान से जुड़ी घटना कराएगा। अब आप लोग बताइए, दसमांश कुंडली के लगन में बैठा हुआ ग्रह या लग्नेश अपनी दशा में किस चीज से जुड़ी हुई घटनाओं को कराएगा? काम, कैरियर, कार्य क्षेत्र, करियर। कार्य क्षेत्र। बुध की, अच्छा यहाँ पे एक चीज और देख सकते हैं, ग्रह स्पष्ट निकाल देता हूं कि कौन सा ग्रह किसके नक्षत्र में है। नक्षत्रों को भी देख लेते हैं। ये पंडित जी, हम गुरु तो ये कोशिश सातवें, भी किए थे। गुरु सातवें भाव का स्वामी है, तो हमें देखना होगा कि गुरु के नक्षत्र में क्या कोई ग्रह है। ये जो चंद्रमा है भैया, ये गुरु के नक्षत्र में है। मंगल गुरु के नक्षत्र में है। बुध गुरु के नक्षत्र में है कि नहीं है? गुरु किन भावों का स्वामी है? गुरु 7वें और 12वें का स्वामी है। जो ग्रह गुरु के नक्षत्र में होगा वह गुरु के भाव का फल देगा, या गुरु जिसके नक्षत्र में होगा वह ग्रह भी 7वें 12वें का फल देगा। आपकी बुध की महादशा थी, प्लीज जी पे अटेंशन हियर। कैसे आप कह दिए कि कोई निकाल नहीं पाया? बुध की महादशा थी, और देखिए बुध जो है गुरु के नक्षत्र में है, जी तो गुरु वाला फल बुध को देना है। मिल गया यहाँ से एक क्लू। इतने से ना जी संतुष्ट होइए, एक चीज और देखिए। नौमांस कुंडली आप अपनी देखिएगा, नौमांस के लगन में बुध बैठा है कि नहीं बैठा है? जी दो जगह से बुध मिला। और इसमें जो अंतर चल रहा था, चंद्रमा का चल रहा था। चंद्रमा भी गुरु के ही नक्षत्र में है, चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में है। जी प्रत्यंतर में शुक्र केतु है, तो केतु भी देखिए गुरु की दृष्टि में है। 7वें भाव के स्वामी गुरु की केतु पर दृष्टि है, तो मिल रहा। मतलब आप प्रत्यंतर तक ना भी जाए, प्रिडिक्शन में हमेशा एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो मैं देखना बता रहा हूँ महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर, ये आपके सीखने के लिए है। लेकिन जब आप सामने वाले को प्रिडिक्ट करेंगे ना, तो प्रत्यंतर तक नहीं जाएंगे, महादशा और अंतरदशा, मतलब जो प्रिडिक्ट करेंगे ना उसका टाइम फ्रेम थोड़ा ज्यादा रखेंगे। जैसे जी शिवेंद्र जी को मुझे विवाह के लिए बताना होता, तो मैं क्या बताता इनको कि ये बुध की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा में विवाह होगा, ये फिर प्रत्यंतर पे ना जाता।
बुध में चंद्रमा की अंतर्दशा जब तक रहती, मैं बोल देता, उसमें केतु शुक्र सूर्य में कोई भी, इससे थोड़ा सा जैसे देखिए देश काल और परिस्थितियों का अंतर होता है। हर जगह थोड़ा अलग अलग सिस्टम है शादी विवाह या रीति रिवाज। तो जब आप अपना थोड़ा, आपको लग रहा है कि जनवरी से मार्च के बीच में विवाह है, तो जनवरी को थोड़ा सा माइनस कर लीजिए, नवंबर से बोल दीजिए, और मार्च को 2-4 महीने आगे करके बोलिए। ऐसा इसलिए क्योंकि विवाह के जो मुहूर्त हैं या अन्य चीजें, ये देश काल परिस्थितियों से प्रभावित होती हैं। देश काल परिस्थिति जैसे मान लीजिए अभी उत्तर अपने यहाँ यहाँ उत्तर भारत में यूपी हो गया, बिहार हो गया, यहाँ पे जब बहुत ठंडी होती है, तो उस समय मुंबई में भी उतनी ठंडी नहीं रहती है, लोग पंखा चला के तब भी सोते हैं। तो देश काल परिस्थिति का अंतर है ना, तो थोड़ा टाइम फ्रेम बड़ा रखेंगे। अच्छा, क्या उस समय कैरियर से भी जुड़ी कोई बात हुई थी, विवाह जब आपका हुआ था उसी के इर्द गिर्द? पंडित जी, जब बात शुरू होने वाली थी उस वक्त में बस मतलब सैलरी में थोड़ा इंक्रीमेंट वगैरह हुआ था। ठीक है, कुछ वो हुआ था, वो कैसे हुआ वो आप लोग ढूंढ लीजिएगा। ठीक, इंक्रीमेंट होना दिखा, बुध से ही दिखा है, बुध अभी महाराज किए थे। अच्छा, जी, इस समय का गोचर भी मिला लीजिएगा, एक ये चीज कहे जरूरी पंडित नहीं। जी, माफ कीजिएगा बीच में बोल रहे हैं। अभी जैसे आपसे थोड़ा बहुत सीखे थे हम स्टार्टिंग में यूट्यूब से, तो हमने देखे थे जैसे 1 5 9 एक ये कारक, और इससे जुड़े हम रत्न पहनते हैं। जबकि हमारा लग्नेश भाग्य में बैठा है, तब भी हमको एक पंडित जी बोल दिए थे जो हम नहीं जानते थे, कि आप बिल्कुल भी बुध का रत्न नहीं पहनेंगे, उतरवा दिए थे हमारे हाथ से। और आप अभी हम देख रहे हैं सब कि बुध की दशा में सब बढ़िया बढ़िया हुआ है। दूसरा चीज, इस समय जब इनका विवाह हुआ उस समय का गोचर खोल लीजिएगा और देखिएगा 7वें भाव पर या 7वें भाव के स्वामी पर गुरु या शुक्र का इन्फ्लुएंस था नहीं था, वो मिला लीजिएगा। दूसरी चीज एक ये भी याद रखिएगा, दशा से मिल रहा है, गोचर से नहीं मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि घटना घटित नहीं होगी, तब भी होगी घटित। बस गोचर से मिल गया तो और ज्यादा कॉन्फिडेंस से आप बात बोल सकते हैं। गोचर से नहीं भी मिला है, महादशा अंतरदशा मतलब जितने सूत्र में लिखाया हूं, जितनी ज्यादा बातें लागू होती चली गई, उतने ही ज्यादा कॉन्फिडेंस से बोलिएगा।